सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी मामले में मुंबई पुलिस आज प्रोड्यूसर डायरेक्टर महेश भट्ट से पूछताछ करेगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के मुताबिक सुशांत की मौत के कारणों की जांच जारी है और जिसकी जरूरत पड़ेगी उससे पूछताछ होगी। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक इस मामले में कंगना रनौत को बयान लेने के लिए समन भेजा गया है। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने धर्मा प्रोडक्शंस के सीईओ को समन जारी किया है। धर्मा प्रोडक्शंस जो कि करण जौहर की कंपनी है, उसके सीईओ अपूर्व मेहता को सुशांत केस में पूछताछ के लिए समन भेजकर बुलाया गया है। पुलिस के मुताबिक अपूर्व मेहता को समन मिल चुका है, जिसके बाद अपूर्व मेहता से सुशांत केस में जल्द पूछताछ हो सकती है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पहले ही कह चुके हैं कि इस केस में जरूरत पड़ने पर किसी को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। सुशांत सिंह राजपूत ने जो आत्महत्या की थी उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चालू है। करीबन 37 लोगों को अभी तक वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है। महेश भट्ट साहब को भी उनकी भी बयान लिया जाएगा। उसके बाद में CRPC 175 के तहत जो कंगना रनौत है उनको भी समन्स भेजा गया है। उनका भी बयान लिया जाएगा। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। आशीष सिंह है महेश भट्ट के घर से और विवेक गुप्ता है बांद्रा पुलिस स्टेशन से। सबसे पहले हम विवेक के पास जाएंगे। विवेक, कितने बजे महेश भट्ट से पूछताछ होगी और क्या महेश भट्ट के अलावा बाकी लोगों से भी पूछताछ हो सकती है? जिसमें देखिए इस पूरे मामले में शुरू से मुंबई पुलिस काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और अब तक इस पूरे मामले में 35 लोगों का स्टेटमेंट लिया जा चुका है, जिसमें से मशहूर फिल्म डायरेक्टर भंसाली भी हैं। और आज बताया जा रहा है कि मशहूर डायरेक्टर महेश भट्ट से स्टेटमेंट लिया जाएगा। और जो जानकारी बांद्रा पुलिस सूत्रों से मिल रही है कि तकरीबन 11:30 और 12 के आसपास जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं बांद्रा पुलिस स्टेशन, यहीं पर उन्हें बुलाया गया है और उनका स्टेटमेंट लिया जाएगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मामले में लगातार मुंबई पुलिस जाँच कर रही है। और कहने के जो नेपोटिज्म की जो बात सामने आ रही है कि जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और वो अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे। यही वजह है कि मुंबई पुलिस इसमें लगातार पूछताछ कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही संजय लीला भंसाली से पूछताछ हुई थी और कुछ क्रिटिक्स से भी पूछताछ हुई है और साथ ही साथ जो सुशांत सिंह राजपूत के 4 डॉक्टर जो उनका इलाज कर रहे थे उनसे भी पूछताछ हुई है। तो आज बताया जा रहा है कि महेश भट्ट मशहूर फिल्म डायरेक्टर हैं, वो आज मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे। तकरीबन 11:30 या 12 बजे के आसपास पहुंचेंगे। उस मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार उनके साथ सुशांत सिंह राजपूत के साथ कैसे रिलेशन है और जो बॉलीवुड में जो बातचीत हो रही है नेपोटिज्म को लेकर, उसमें महेश भट्ट का क्या रोल है और किस तरीके से वो सुशांत सिंह राजपूत के फिल्मी करियर के साथ जुड़े थे। इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस महेश भट्ट से पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ उन्हें भी समन किया गया है और बताया जा रहा है कि कल उन्हें इसी पुलिस स्टेशन में आना है और अपना स्टेटमेंट देना है। जसप्रीत, बिल्कुल विवेक, हम आशीष सिंह के पास चलते हैं जो महेश भट्ट के घर से मौजूद हैं। आशीष, जब से सुशांत की मौत हुई है महेश भट्ट लगातार ट्रोल भी हो रहे हैं सोशल मीडिया पर और कंगना ने भी महेश भट्ट पर नेपोटिज्म के आरोप लगाए। ऐसे में महेश भट्ट क्या बोलते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। जी बिल्कुल, महेश भट्ट का सबसे अहम रोल है। सबसे अहम बात यह है कि इस मामले में जो है पुलिस पूछताछ करना चाहती है और सिल्वर बीच अपार्टमेंट जो यहाँ पर उनका घर है जुहू में, वहाँ पर वो मौजूद हैं और तकरीबन जो जानकारी मिल रही है तकरीबन 11 बजे के करीब यहाँ से रवाना होंगे। सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे मामले में महेश भट्ट की एसोसिएट रही सुहित्रा सेन गुप्ता ने कुछ समय पहले एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि महेश भट्ट ने जो है रिया को सलाह दी थी कि वो सुशांत सिंह राजपूत से दूर रहें। और सबसे अहम बात ये कि सुहित्रा सेन गुप्ता के मुताबिक महेश भट्ट जो है उस वक्त फिल्म की सड़क 2 जब बन रही थी उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत से मिले हुए थे। उस दौरान सुशांत सिंह राजपूत की हालत जो थी वो गंभीर बनी हुई थी। कहीं ना कहीं इसका अंदाज़ा जो है महेश भट्ट को सबसे पहले ही लग गया था। उन्होंने रिया को साफ तौर पे अलग रहने के लिए कहा हुआ था और साफ तौर पे ये भी कहा हुआ था सुहित्रा सेन गुप्ता के ट्वीट के मुताबिक कि परवीन बॉबी का जिस तरह से मानसिक हालत हुई थी, जिस तरह की परेशानियों के दौर से गुजरे थे, ठीक उसी हालत से सुशांत गुजर रहे हैं और कहीं ना कहीं आत्महत्या कर सकते हैं। निश्चित तौर पर रिया चक्रवर्ती, महेश भट्ट और सुशांत सिंह राजपूत, ये जो 3 ट्रायंगल बनते हैं उसी की जांच पुलिस करना चाहती है और ये इसी मामले में पूछताछ करने की तैयारी में है पुलिस। बिल्कुल, आशीष और विवेक आप दोनों नजर बनाए रखिए, आपके पास हम वापस लौटेंगे।
केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पीएम मोदी और उनकी मां का एक वीडियो ट्वीट किया है। नकवी के मुताबिक ये वीडियो ईरान और अरब में सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और नकवी ने ट्वीट में लिखा कि मां का प्यार अनंत है। इस वीडियो को देखने पर जरूर चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। ये वीडियो 6 साल पुराना है। तब मोदी लहर से बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था। जीत के बाद पीएम मोदी अपनी मां से मिलने गए थे और पीएम पद की शपथ लेने से पहले उन्होंने मां का आशीर्वाद भी लिया था। यूपी के जौनपुर में 2 पक्षों के बीच मामूली विवाद हुआ और उसके बाद इस विवाद के बाद वहां पर जमकर गोलियां भी चली और इस वीडियो में 2 पक्ष एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसाते दिखाई दिए। बताया गया कि लोगों के बीच सड़क बनाने पर बहस शुरू हो गई, जो देखते ही देखते झड़प में तब्दील हो गई, जिसके बाद एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के लोगों पर लाठियां लेकर टूट पड़े। इस दौरान वहां कुछ महिलाएं भी मौजूद थी जो बीच बचाव की कोशिश करती दिखी, लेकिन हंगामा शांत नहीं हुआ। इस बीच कुछ और लोग भी लाठियां लेकर वहां पहुंचे और मारपीट करने लगे। काफी देर तक चले इस हंगामे में कई लोग घायल भी हो गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने गए आरजेडी विधायक लाल बाबूराम को लोगों की नाराजगी की वजह से महज 10 मिनट में ही बैरंग लौटना पड़ा। लाल बाबूराम सकरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। विधायक लाल बाबूराम बाढ़ से प्रभावित मुजफ्फरपुर के जोगनी और आसपास के इलाकों का दौरा करने गए थे। इसी बीच गांव वालों ने उन्हें घेर कर सवाल जवाब करने शुरू किए। लोगों ने विधायक से गांव में किए गए विकास के कामों के साथ साथ बाढ़ से बचाव को लेकर भी कई सवाल विधायक पर दाग दिए। लोगों में नाराजगी इतनी थी कि विधायक लाल बाबूराम से सवालों के जवाब भी ठीक से नहीं दिए जा रहे थे और आखिरकार उन्होंने मौके से जाना ही बेहतर समझा। आक्रोश इसीलिए जो कभी पूछते नहीं है, उनको फोन करने पर बोलते हैं कि हम है नहीं है, हम कहाँ से करें, हमारे पास कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, ये पानी कितने दिनों से यहाँ पे बढ़ रहा है? लगभग 1 हफ्ता से। तो स्थानीय विधायक कितने बार यहाँ पे आए हैं? एक बार भी नहीं आए हैं। इराक की राजधानी यरूशलेम में पीएम बेंयामिन नेतन्याहू के इस्तीफे को लेकर के लोग सड़कों पर उतर आए। कोरोना वायरस को लेकर के लड़ाई में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और इस मुद्दे पर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने अलग अलग सड़कों और चौराहों पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस बीच उनके हाथों में अपने देश का झंडा दिखाई दिया। साथ ही कई पोस्टर भी नजर आए जिनके जरिए पीएम के इस्तीफे की मांग की गई। इस बीच पुलिस के जवान भी वहां पहुंच गए और उन्होंने एक एक कर प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाना शुरू किया। पुलिस की इस कार्रवाई पर कई प्रदर्शनकारी भड़क गए। वो वहां से जाना नहीं चाहते थे, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे उनकी एक ना चली। जिन लोगों ने जाने में आनाकानी की, उन्हें गोद में उठाकर हटाया गया। खबर है कि हंगामा कर रहे कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। पाकिस्तान के कई शहरों में बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों की तस्वीरें सामने आई हैं और ये तस्वीरें डराने वाली हैं। लोग हैं, देखिए यहाँ पर गाड़ियां पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी है। बाढ़ से वहां पर हालात लगातार खराब है। सिंध में बाढ़ से सड़कें तालाब बन चुके हैं और इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि यहाँ पर सड़क थी भी या नहीं। सिंध में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। लोग बेहद परेशान हैं और देखिए जगह जगह पर पेड़ भी गिरे हुए हैं। रिहायशी इलाका यह है जहां पर लोगों की परेशानी ज्यादा बढ़ चुकी है। बाढ़ प्रभावित पाकिस्तान के एक इलाके का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दावा यह है कि यह वीडियो सिंध प्रांत का है जहां पर सड़कें पूरी तरह से तालाब बन चुकी हैं। लोगों का आरोप है कि हर साल इसी तरह के हालात होते हैं, लेकिन प्रशासन में उनकी शिकायतों की कोई सुनवाई नहीं होती है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि मुख्य सड़क के साथ आसपास के इलाकों में भी पानी भर गया है। हालात ये हैं कि इस बाढ़ के पानी में कई गाड़ियां बह गई हैं। कोरोना काल में बिहार के बक्सर से एक दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। दावा यह है कि यह तस्वीर बक्सर के जिला अस्पताल की है, जहां पर एक पिता अपने नवजात की जिंदगी बचाने के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर कंधे पर लेकर घूम रहा है, जबकि मां अपने कुछ दिन के बच्चे को एक ट्रे में लेकर साथ में चल रही है। खास बात यह है कि यह तस्वीर बक्सर के उस जिला अस्पताल की है जिस बक्सर जिले से खुद केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री वहां पर सांसद है और अब ये वीडियो सामने आ रहा है। ये वीडियो बिहार के बक्सर का है और ये दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आ रहा है। देखिए, पिता के कंधों पर ऑक्सीजन का सिलेंडर है और मां के हाथ में एक ट्रे है जिसमें नवजात है और नर्सिंग स्टाफ भी इनकी सुनने को तैयार नहीं है। ये हाल है बिहार के बक्सर का।
यूपी के कानपुर में दो पक्षों के बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई। इन लोगों के बीच मामूली बात पर शुरू हुआ विवाद झड़प में तब्दील हो गया, जिसके बाद दोनों पक्ष सरेआम में एक दूसरे पर टूट पड़े। पहले इन लोगों के बीच जमकर हाथापाई हुई और कुछ ही देर में वहां पथराव शुरू हो गया। लोग सड़क पर आमने सामने आकर एक दूसरे पर पत्थर बरसाने लगे। काफी देर तक चली इस झड़प की वजह से वहां अफरा तफरी के हालात बने रहे। हालांकि बाद में सभी लोग वहां से चले गए, तब जाकर हंगामा शांत हुआ। लेकिन इस झगड़े में कई लोगों को काफी चोटें आईं। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बल ने आतंकवादियों के छिपने को ठिकाने को तबाह कर दिया है। और देखिए, एक सुरंग में आतंकवादियों ने छिपने का पूरा इंतजाम किया था। ये खुफिया सुरंग है और यहाँ पर आतंकवादियों के छिपने के ठिकाने को तबाह कर दिया है। बड़ी बात यह है कि शोपिया के जंगलों में ये सुरंग बनाई गई थी और मौके से सेना को भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। शोपिया में जंगलों में ये सुरंग बनाई गई थी और इसमें खाने का सामान भी रखा हुआ था। कई आधुनिक हथियार भी इस सुरंग में मिले हैं। आप देखिए, खाने पीने का सामान है, AK-47 राइफल हैं, कई गन भी हैं। और अब ये सेना के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। मौके से भारी मात्रा में सेना को हथियार भी मिले हैं। इस सुरंग के भीतर से आतंकवादियों के कपड़े, कंबल मिले हैं, साथ ही मौके से खाने के पैकेट मिले हैं। आतंकवादियों के ठिकाने के बारे में सुरक्षा बल को खुफिया जानकारी मिली थी और अब ये सुरंग का पता चल पाया है। असम में अस्पताल में भर्ती कोरोना के मरीजों ने करगिल विजय दिवस के मौके पर जश्न मनाया। असम के सिलचर में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ कोरोना के मरीजों ने भी करगिल विजय दिवस के मौके पर जश्न मनाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे आरजेडी विधायक लाल बाबूराम के विरोध में गुस्साए लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। रांची के अस्पताल में भर्ती लालू प्रसाद यादव की देखभाल करने वाले अस्पताल के 3 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। चेन्नई में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। राजस्थान में सियासी संकट के बीच बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। इस स्थिति को देखते हुए वहां पर राजस्थान में प्रेसिडेंट रूल लागू होना। बिहार के मोतिहारी में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से सोमवती नदी पर बना पुल ढह गया। अमिताभ बच्चन ने अपना एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। इस वीडियो में अमिताभ बच्चन अपने पिता हरिवंश राय बच्चन की कविता को याद करते हुए दिखाई दिए हैं। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए अमिताभ बच्चन ने बेहद भावुक होते हुए लिखा कि बाबूजी की कविता के कुछ पल वो इसी तरह गाया करते थे कवि सम्मेलनों में। अस्पताल के अकेलेपन में उनकी बहुत याद आती है और उन्हीं के शब्दों से अपनी सूनी रातों को आबाद करता हूँ। उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ की वजह से हालात काफी बिगड़ गए। अब तक उत्तर बिहार के 11 जिलों के करीब 15 लाख लोग बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और इसका दायरा बढ़ता ही जा रहा है। समस्तीपुर जिले में तो बाढ़ के पानी ने खतरनाक रूप ले लिया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कई झोपड़ियां बाढ़ में डूबी दिखी। पानी से घिरे कई मकानों की भी तस्वीरें सामने आई, जिसमें एक मकान के ऊपर कुछ लोग खड़े दिखाई दिए। बताया गया कि इन लोगों की झोपड़ियां पानी में डूब गई, जिसके बाद ये लोग स्कूल की छत पर रहने के लिए मजबूर हो गए। इतना ही नहीं, नाव के बिना इन लोगों की जिंदगी पानी में थम गई। कुछ लोग केले के पेड़ से बनाई गई नाव के सहारे अपनी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते दिखे। गांव वालों ने आरोप लगाया कि चारों तरफ से पानी से घिरे इस इलाके में सरकार की तरफ से कोई मदद अब तक नहीं पहुंचाई गई। यहाँ तक कि इनके पास एक नाव भी नहीं जिससे ये लोग सुरक्षित जगहों तक पहुंच सके। तो नया अखनी तक मिला हुआ, देख लीजिए कितना पानी। ग्रीस के कोरिंथ में जंगल में लगी भयानक आग पर काबू पाने के लिए वहां ग्रीस के अलग अलग इलाकों से 250 से भी ज्यादा दमकल कर्मी भेजे गए। सेना की भी मदद ली। बताया गया कि गर्मी और तेज हवा की वजह से आग तेजी से एक बड़े इलाके में फैल गई, जिसकी सामने आई तस्वीरों में दूर से ही पहाड़ों से आसमान में कई फीट ऊपर धुआं उठता नजर आया। जंगल का कई हेक्टेयर का इलाका आग की चपेट में दिखा, बल्कि आग बढ़ते बढ़ते कई मकानों के बेहद करीब तक आ गई, जिसके बाद कुछ गांवों और बस्तियों को खाली करा दिया गया। आग को देखकर सहमी एक महिला तो अपने घर से बाहर भागती दिखी। आग बुझाने के लिए कई दमकल कर्मी जूझते नजर आए। फायर इंजन भी मौके पर दौड़ते दिखे।
लेकिन इतनी बड़ी आग पर काबू पाने के लिए जमीन के साथ साथ आसमान पर भी मोर्चा संभालने की जरूरत थी। ऐसे में हवा में कई हेलीकॉप्टर और प्लेन मंडराते नजर आए। एक प्लेन आग पर पानी बरसाता दिखा, लेकिन इतने बड़े धुएं के गुबार के आगे पानी की बौछार ऊंट के मुंह में जीरे जैसी नजर आई। राजस्थान के दौसा में शराब की एक दुकान बंद करने की मांग करते हुए कुछ महिलाओं ने प्रदर्शन किया। आरोप है कि गांव के पास अवैध तरीके से खुली इस दुकान को बंद करने का भरोसा दिया गया था, लेकिन जब दुकान बंद नहीं की गई तो गांव की कुछ महिलाओं ने दुकान के सामने पहुंचकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंची और उन्हें हटाने की कोशिश में जुट गई, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए और जबरन दुकान को बंद करने की मांग करने लगे, जिसके बाद महिलाओं और दुकानदार के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। इससे पहले इन महिलाओं ने दुकान के सामने सड़क जैम कर दिया, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी दिक्कतें हुई। हालांकि पुलिस के समझाने पर प्रदर्शनकारी जैम खोलने को तैयार हो गए, लेकिन शराब की दुकान बंद नहीं करने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी। राजस्थान पर बीजेपी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस और गहलोत सरकार की ओर से कोविड-19 पर चर्चा की बात कहकर सत्र बुलाने की बात करना तथ्यों से परे है। बीजेपी की दलील है कि पूरे राजनीतिक संकट में कभी गहलोत ने इस मुद्दे पर चर्चा करने की बात नहीं की, अब क्यों इसकी याद आ रही है। साथ ही अब तक अशोक गहलोत और कांग्रेस ने बहुमत साबित करने के नाम पर सत्र बुलाने की बात क्यों नहीं की। अमेरिका के मैरीलैंड में हाईवे पर भागते एक कुत्ते की वजह से कुछ देर के लिए ट्रैफिक रुक गया। उसे पकड़ने के लिए दमकल और बचाव विभाग के कर्मचारियों के पसीने छूट गए। बताया गया कि यह कुत्ता अपने मालिक के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था, लेकिन कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद उसे दमकल और बचाव विभाग की गाड़ी में रखा गया, लेकिन सहमा हुआ कुत्ता गाड़ी से निकलकर हाईवे पर ही दौड़ने लगा। विभाग के 2 कर्मचारी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते नजर आए, लेकिन उनसे बचने के लिए कुत्ते ने और रफ्तार पकड़ ली। इस बीच सामने से एक महिला ने उसका रास्ता रोक लिया। खुद को चारों तरफ से घिरा देखकर कुत्ता हाईवे की रेलिंग से कूदकर जंगल की तरफ भागा और चकमा देकर दोबारा हाईवे पर दौड़ पड़ा। कुत्ते ने बचाव कर्मियों को ऐसा चकाया कि उन्होंने भी उसका पीछा करना बीच में छोड़ दिया, लेकिन तभी सामने से आते एक दूसरे बचाव कर्मी ने उसके आगे गाड़ी रोक दी। उसे देखकर कुत्ता घबराया और हाईवे की दूसरी लेन की तरफ दौड़ गया, लेकिन इस भागदौड़ में वो एक गाड़ी के नीचे आ गया। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक मारी और शुक्रिया रहा कि कुत्ता जिंदा था, मगर अब दूसरी तरफ का ट्रैफिक भी रुक गया। लोगों ने अपनी गाड़ियों से उतरकर कुत्ते को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आया। डर के मारे वो लगातार गाड़ियों के बीच से भागता रहा और कई बार बाल बाल बचा। आखिर में भागते भागते कुत्ता जंगल में घुस गया। बचाव कर्मियों ने भी फुर्ती दिखाई, वो उसके पीछे दौड़े। थोड़ी भाग दौड़ के बाद कुत्ता पकड़ में आया और बचाव कर्मियों ने राहत की सांस ली। बिहार के मोतिहारी में एनडीआरएफ की टीम ने एनडीआरएफ की नाव पर बच्ची को जन्म दिया गया। बाढ़ के पानी से घिरे एक इलाके में महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसकी जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची और उस महिला को नाव पर बैठाकर अस्पताल के लिए रवाना हो गई। वो महिला नाव से उतरकर सुरक्षित जगह पहुंचती उससे पहले ही बच्ची ने जन्म ले लिया। इस नाव में परिवार की एक और महिला बैठी थी, जो चलती नाव पर बच्ची की देखभाल करती दिखी। नाव से कुछ किलोमीटर का सफर तय कर महिला और उसकी बच्ची किनारे पर पहुंची, जिसके बाद पहले से इंतजार कर रहे स्वास्थ्य विभाग के लोग बाकी जरूरतें पूरी करने में जुट गए। कपड़ों की मदद से नवजात और उसकी मां को घेर दिया गया और फिर उन्हें बुनियादी चीजें मुहैया करवाई गई। बच्ची को बारिश से किसी तरह का नुकसान न पहुंचे, इसके लिए एनडीआरएफ का एक जवान हाथ में छाता पकड़े दिखा, जबकि प्रशासन की टीम एम्बुलेंस के जरिए मदद से नवजात और उसकी मां को अस्पताल भिजवाने में जुट गई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 9,431 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से जुड़े कुल मामले 3,75,000 के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 267 लोगों की जान गई। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में 6,044 लोग ठीक होकर अस्पताल से अपने घर पहुंच गए। दक्षिणी पूर्वी फ्रांस के एक इलाके से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां आग से बचने के लिए 2 भाई एक फ्लैट से कूद गए, लेकिन नीचे खड़े लोगों ने उन्हें जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लिया। तीसरी मंजिल पर बने इस फ्लैट में भीषण आग लग गई थी और उसमें फंसे इन बच्चों के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में उन्होंने खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। 10 साल के बच्चे ने पहले 3 साल के अपने छोटे भाई को खिड़की से नीचे फेंका। बच्चे के गिरते ही नीचे खड़े लोगों ने उसे पकड़ लिया। कुछ देर बाद दूसरा बच्चा भी खिड़की से नीचे कूद गया और लोगों ने उसे भी पकड़ लिया। इसके बाद दोनों बच्चों को अस्पताल ले जाया गया। बिहार के दरभंगा में बाढ़ की वजह से नेशनल हाईवे भी पानी में डूब गया।
ये हाईवे न केवल दरभंगा को मधुबनी से जोड़ता है, बल्कि जयनगर होते हुए नेपाल तक जाने के लिए भी लोग इसी सड़क का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बाढ़ की कहर से ये हाईवे भी नहीं बच पाया। उसके ऊपर से पानी ऐसे बहता हुआ दिखाई दिया जैसे वहाँ कोई नदी बह रही हो। पानी का बहाव भी तेज नजर आया, लेकिन अहम सड़क होने की वजह से लोगों की आवाजाही फिर भी जारी रही। हालांकि गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक जरूर लग गया, लेकिन बाढ़ में डूबी सड़क से गुजरना कभी भी खतरनाक साबित हो सकता था। अगर कम नहीं हुआ बाढ़ का पानी तो यहाँ से दोपहिया वाहन का भी आवागमन बंद हो जाएगा। बताया गया कि बाढ़ का पानी बढ़ने की सूरत में इस हाईवे को बंद कर दिया जाएगा ताकि कोई दुर्घटना न हो सके। राजस्थान में सियासी संकट के बीच गहलोत सरकार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। नए घटनाक्रम में अब बीएसपी ने अपने 6 विधायकों को व्हिप जारी किया है। हालांकि ये विधायक पहले ही कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, लेकिन बीएसपी का दावा यह है कि उसके 6 विधायकों का कांग्रेस में विलय असंवैधानिक और दल बदल नियमों के खिलाफ है। बीएसपी की तरफ से जारी व्हिप में अपने विधायकों को विधानसभा में अविश्वास मत आने की सूरत में कांग्रेस के खिलाफ वोट देने को कहा गया है। पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के मुताबिक बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसका कांग्रेस में विलय नहीं हुआ है, इसलिए 6 विधायकों का भी कांग्रेस में विलय असंवैधानिक है और पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर व्हिप का पालन नहीं किया गया तो वो विधायकों को अयोग्य घोषित कर देगी। हमने 6 जो एमएलएज हैं उनको इंडिविजुअली और एक साथ भी दोनों तरीके से, और जिसकी कि हमने एक कॉपी माननीय राज्यपाल महोदय को भी दी है, माननीय स्पीकर महोदय को भी भेज दी है, और उसमें हमने ये बातें लिखी हैं। हमने उनसे ये कहा है कि आप बाध्य हैं हमारे व्हिप से, आपका मर्जर नहीं हो सकता, न हुआ है, अगर कागज़ों में करा गया है तो वॉइड है, वो किसी कानून की निगाह में कोई एक्शन नहीं माना जा सकता, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देश भर में कोरोना के मामले बढ़कर 14 लाख के पार हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा 49,931 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। तो वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 708 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही कोरोना की वजह से मौत का आंकड़ा 32,771 तक पहुंच गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जयराम रमेश की उन आपत्तियों को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट पर सवाल खड़े किए थे। जावड़ेकर के मुताबिक ड्राफ्ट का नोटिफिकेशन अभी टिप्पणी और सलाह के लिए लोगों के बीच रखा गया है और इस पर सरकार बाद में फैसला लेगी। जयराम रमेश को दिए जवाब में जावड़ेकर ने कहा कि उनके दिए गए सुझाव गलत तथ्यों पर आधारित हैं। जावड़ेकर ने जयराम रमेश की चिट्ठी के जवाब में लिखा कि संसदीय समितियां चर्चा करने के लिए स्वतंत्र हैं और सलाह देने के लिए आखिरी तारीख में 15 दिन अभी बाकी हैं। एलएसी पर जारी विवाद की वजह से इस बार चीन की राखियों की बिक्री घट गई है। इस त्योहार पर हर साल दुकानें चीन में बनी राखियों से भर जाती थी, लेकिन सीमा विवाद का असर चीन की राखियों पर भी देखने को मिला। दिल्ली के सदर बाजार से सामने आई एक तस्वीर में लोग खास तौर पर देश में बनी राखियों की मांग करते दिखाई दिए। चाइनीज चीजों का जब हम बहिष्कार कर रहे हैं तो चाइनीज चीज क्यों खरीदेंगे? लोगों की इस मांग को ध्यान में रखते हुए दुकानदारों ने भी इस बार चीन की राखियों से दूरी बना ली। आते ही लोग सबसे पहले पूछते हैं आपके पास इंडियन है चाइना, इसलिए हमारे पास इस समय टोटल इंडियन राखी है। सीमा विवाद के अलावा कोरोना महामारी की वजह से भी लोगों के मन में चीन के खिलाफ गुस्सा देखा गया। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से चीन में करीब 150 से लोगों की ज्यादा मौत हो चुकी है, जबकि लाखों लोग बेघर हुए हैं। जून से ही चीन के ज्यादातर इलाके भीषण बाढ़ की चपेट में हैं और वहां के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इन इलाकों में बहने वाली ज्यादातर नदियां उफान पर हैं, जिन्होंने रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। हुबे से बाढ़ की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। एक वीडियो में पानी के तेज बहाव के बीच सड़कों पर खड़ी कई गाड़ियां तिनके की तरह उफनती नदी में समाती दिखी। एक कार तो खिलौने की तरह लहरों के बीच गोते खाती हुई बह गई। बाढ़ की चपेट में आकर सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। वहाँ के मकानों पर पानी का कब्जा हो गया। चारों तरफ से पानी में घिरे लोग अपने घरों में कैद हो गए और पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी डूबी हुई नजर आईं। हालात बिगड़ते देख राहत और बचाव दल के लोगों ने भी मोर्चा संभाला और फंसे लोगों को नाव के जरिए सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। उत्तराखंड के चमोली में जमीन खिसकने से हाईवे पर मलबा जमा हो गया। उत्तराखंड के चमोली में जमीन खिसकने से सड़क पर मलबा जमा हो गया, जिसे खुदाई करने वाली मशीन से हटाया गया। गुजरात के वडोदरा में कोरोना संदिग्ध की जांच करवाने आई एम्बुलेंस का रास्ता रोकने के आरोप में पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बिना मास्क घूम रहे बिजली विभाग के 2 अधिकारियों का चालान कटने के बाद उन्होंने पुलिस थाने और जिला जज के घर की बिजली काट दी, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के कासगंज में गोली मारकर एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई, जबकि इस वारदात में एक आदमी घायल हो गया। बिहार के 11 जिलों में बाढ़ से अब तक करीब 15 लाख लोग प्रभावित हुए, जबकि इसकी वजह से बेघर हुए करीब 14,000 लोगों को राहत शिविरों में रखा गया। यूपी के आजमगढ़ में एक लड़की के रेप के आरोप में पुलिस ने डॉक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एक और जहां कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को चोट पहुंची है और लोगों की नौकरियों पर संकट बनाया है, वहीं दूसरी तरफ गुजरात में बनास डेयरी ने अपने पशुपालकों की आय लगभग 3 गुना करने का फैसला किया है। बनास डेयरी के इस फैसले से 3 लाख पशुपालकों को फायदा पहुंचेगा। बनास डेयरी को दूध उत्पादन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी का दर्जा मिला हुआ है। बनास डेयरी के बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया कि तकरीबन 1100 करोड़ रुपए पशुपालकों के बैंक अकाउंट में डाले जाएंगे। दरअसल इस साल रिकॉर्ड दूध उत्पादन हुआ है, खासकर लॉकडाउन में लोगों की जरूरतों को इन्हीं पशुपालकों ने पूरा किया, जिसके बाद बनास डेयरी ने प्रॉफिट को पशुपालकों के बीच बांटने का फैसला किया है। बनास डेयरी के जरिए रोज 72 लाख लीटर दूध का उत्पादन होता है। पशुपालक की दूध की आय भी 2 गुना हो, ये आह्वान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। बनास डेयरी ने एवरीडे पशुपालक के अकाउंट में 22 करोड़ से ज़्यादा रकम प्रतिदिन जमा करने का काम पूर्ण किया। और आज की एजीएम ने हमने ये भी निर्णय किया कि जो प्राइस दी है इनसे अतिरिक्त 1142 करोड़ रुपया प्राइस डिफरेंट का जो है वो भी पशुपालक के अकाउंट में जमा हो। गुजरात के गोंडल में कार और मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। हादसे के पहले से ही कार का ड्राइवर वीडियो बना रहा था, जिसमें दिखा कि बीच सड़क पर अचानक कार के सामने एक मोटरसाइकिल आ गई, जिसे देखकर भी ड्राइवर कार को नहीं रोक पाया और खतरनाक टक्कर हो गई। हादसे के बाद मोटरसाइकिल जमीन पर गिर गई, जबकि कार के शीशे और अगला हिस्सा बुरी तरह टूट गया। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि ना तो मोटरसाइकिल सवार और ना ही कार के ड्राइवर को हादसा टालने का मौका मिल पाया। मोटरसाइकिल पर 2 लोग सवार दिखे, जिन्हें काफी चोटें आई। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में पहाड़ों के बीच बना 1725 फीट लंबा कांच का एक पुल लोगों के लिए खोल दिया गया। दावा है कि उद्घाटन के साथ ही इस पुल ने दुनिया के सबसे लंबे कांच के पुल का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से एक टीम कांच के इस पुल को देखने के लिए पहुंची नजर आई। इस पुल पर चलना बच्चों का खेल नहीं, सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर बने इस पुल के नीचे का नजारा देखकर किसी के भी पसीने छूट जाएं। इसके नीचे बहती हुई नदी साफ साफ दिखी। सड़क पर फर्राटे से दौड़ने वाली गाड़ियां भी इस पुल पर कछुए की चाल से आगे बढ़ती हुई नजर आई। खबर है कि 3 साल में बनकर तैयार हुए इस पुल को बनाने में 30 करोड़ युआन यानी भारतीय रुपयों में करीब 320 करोड़ रुपए खर्च हुए। बिहार के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। मोतिहारी भी इस समय सोमवती नदी उफान पर है और इस नदी पर बना एक छोटा पुल देखते ही देखते पानी में समा गया। इस पुल के टूटने के साथ ही कई इलाकों से संपर्क कट गया। नदी में पानी का बहाव लगातार बढ़ रहा है और इसी वजह से ये पुल दबाव को ज्यादा समय तक झेल नहीं पाया और देखते ही देखते नदी के पानी में बह गया। मोतिहारी के कई और इलाके भी इस समय बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। बिहार के गोपालगंज के कई इलाकों में बाढ़ से भारी तबाही मच गई। वाल्मीकि नगर बैराज से पानी छोड़े जाने और गंडक नदी में उफान के बाद से जिले के कई इलाके बाढ़ में डूब गए, जिससे वहां रहने वाले लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई। सामने आई एक तस्वीर में पूरा इलाका बाढ़ में डूबा हुआ दिखाई दिया। पानी लोगों की कमर तक नजर आया। वहीं सड़क का तो कहीं पता ही नहीं चल पा रहा था। कई लोग तो सुरक्षित जगहों पर जाते हुए दिखाई दिए। हालांकि उन्हें पैदल चलने में भी काफी परेशानी हुई, लेकिन बाढ़ में घर डूब जाने के बाद लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। क्या करे सर, कोई साधन यहाँ नहीं है, कुछ भी यहाँ नहीं, कोई आते हैं नहीं कोई जाते हैं। हम लोग इधर के इधर फंसे हुए हैं। लोग एक एक कर अपना सामान किसी तरह पानी के बीच से ले जाते दिखाई दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक प्रशासन की ओर से उन्हें कोई मदद नहीं मिली।
राजस्थान में विधानसभा सत्र न बुलाए जाने से खफा कांग्रेस ने आज देश भर में लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ अभियान चलाने का ऐलान किया है। कांग्रेस राजस्थान को छोड़कर सारे राज्यों के राजभवन के सामने विरोध प्रदर्शन करेगी। राजस्थान में गहलोत सरकार राज्यपाल से बहुमत साबित करने के लिए लगातार विधानसभा सत्र बुलाने की मांग कर रही है, लेकिन राज्यपाल ने अभी तक सत्र बुलाने का फैसला नहीं लिया है। इसी से खफा कांग्रेस ने आज देश भर में सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है। हालांकि पहले कांग्रेस का राजस्थान में भी राजभवन के सामने प्रदर्शन का कार्यक्रम था, लेकिन अंतिम समय में इसे टाल दिया गया। अगर लोकतंत्र मजबूत तो नहीं होता, पाकिस्तान के हालात होते तो शायद नरेंद्र मोदी जी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाते। उनको सोचना पड़ेगा, उनकी पार्टी को सोचना पड़ेगा कि चुनी सरकारों को गिराने का इरादा छोड़े, तब जाके लोकतंत्र मजबूत होगा। आने वाला इतिहास वरना माफ नहीं करेगा किसी को भी। जो गलती करेगा उसको गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में नदी की तेज धार में डूब रहे एक आदमी की लोगों ने जान बचाई। उस आदमी को नदी में डूबता देख आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए पहुंच गए और अपनी जान की परवाह न करते हुए उस आदमी को नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके लिए 2 लोग पानी में उतरे तो बाकी लोग वहां मौजूद पुल के ऊपर खड़े होकर रस्सी की मदद से उन्हें खींचने में जुटे रहे। इस बीच उन्हें कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि नदी में पानी का बहाव काफी तेज था और जो लोग नदी में उतरकर उस आदमी को बचाने पहुंचे थे, उन्हें भी तैरने में परेशानी हो रही थी। उन्हें न केवल खुद को संभालना था, लेकिन उनके सामने डूब रहे उस आदमी को तुरंत बाहर निकालने की भी चुनौती थी। लेकिन सबकी मेहनत से उस आदमी को डूबने से पहले ही नदी से बाहर निकाल लिया गया।